नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं उन सभी बच्चों के पेपर के बारे में बात करने वाला हूं जो 5th सेमेस्टर के कल 7 जनवरी को पेपर देने जा रहे हैं। यह पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही मैंने 3 पेपर बनाए हैं जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लेकर आया हूँ, जिनमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जो 150 से 200 वर्ड में आपको लिखने के लिए आते हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सीधे पूछे जा सकते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब ये। तो पहले हम पेपर देख लेते हैं, कौन सा पेपर है, कैसा पेपर है 2026 का। तो पेपर के अनुसार देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मेगास्थनीज क्या है। ये सेकंड क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं। तो यह क्या है, सेकंड टिप्पणी है। पहली टिप्पणी क्या थी, मेगास्थनीज क्या है। दूसरी टिप्पणी पूछी जा सकती है, बरीद ए मंडी क्या है। या तीसरी टिप्पणी पूछी जा सकती है, दीवान ए अर्ज क्या है। और चौथी है, रहीम कौन थे। मैं इन सभी का इसी क्लास में आपको आंसर और पीडीएफ भी देने वाला हूँ। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर और पीडीएफ भी देने वाला हूँ। अभी थोड़ी पहले पेपर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन सभी का आंसर देखेंगे। तो अगला क्या है, अगला नानक जी पर टिप्पणी लिखिए। और छठी है, रानी पद्मावती पर टिप्पणी लिखिए। और सातवीं है, मनसबदारी प्रथा क्या थी, इसके बारे में समझाइए या संक्षेप में लिखिए। खिराज कौन था। या हुंडी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कासिम बाजार की प्रणाली को समझाइए। सेक्शन बी के प्रश्न क्या हैं। सेक्शन बी के प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सल्तनत कालीन की जो सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन की सामाजिक स्थिति का वर्णन। तीसरा है, सूफीवाद के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। इन सभी का आंसर अभी आपको नीचे मिलेगा, ये तो केवल मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए लगाया है। चौथा है, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। पाँचवा है, मुगल काल में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुगल काल में नारियों की दशा पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। और सातवां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या थी, इसके बारे में समझाइए। आठवां क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय बैंकिंग के प्रारंभ का वर्णन करो। आठवां क्वेश्चन यह है। और अगला क्वेश्चन है, अगला सेक्शन सी, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 400 से 500 वर्ड में पूछे जाते हैं। और यह कितने नंबर के होते हैं, 21 या 15 नंबर के आपकी परीक्षा में होते हैं। अगर आप इन प्रश्न सेक्शन सी के प्रश्नों को भी करके आगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न नंबर 10 है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। आपका जो टॉपिक है वो सोशल कल्चरल एंड मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1200 एडी से लेकर 1700 एडी तक है। तो इसमें आपसे प्राचीन में भी पूछा जा सकता है और मध्यकालीन में भी पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न क्या है, प्रार्थना समाज के कार्यों पर प्रकाश डालिए। और ये मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। भारत सरकार की रेलवे नीति की समीक्षा कीजिए, 12वां क्वेश्चन। ये एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको इन सभी का आंसर बता देता हूँ क्या आंसर है। तो पहला प्रश्न क्या, पहली टिप्पणी क्या थी, मेगास्थनीज क्या है। तो मेगास्थनीज वह एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह कौन था, एक यूनानी था। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसे भेजा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिया में मौर्यकालीन भारत के प्रशासन और समाज
और भूगोल का विस्तृत वर्णन किया, मतलब विस्तार से वर्णन किया। उसने किसमें किया था? अपनी पुस्तक इंडिका में। अगली टिप्पणी क्या है? वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक क्या है? वरीद ए मुमालिक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोल मार्केट सिस्टम के तहत मंडी अनाज बाजार का अधीक्षक होता है। जो मंडी के जो अनाज का जो बाजार है उसका अधीक्षक होता था। वह बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने, मापन की जांच करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए जिम्मेदार था। वरीद ए मुमलिक। अगला प्रश्न, अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है। दीवान ए अर्ज पर टिप्पणी लिखिए। दीवान ए अर्ज पर टिप्पणी लिखिए। यह दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था। यह क्या था? दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, मतलब उनके ऊपर एक मार्क दागना, यानी जैसे मोहर लगाई जाती है। पुराने ज़माने में क्या अपने सैनिकों पर मोहर लगाई जाती थी। यह प्रथा किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने की थी। घोड़ों को दागना, घोड़ों पर भी गरम लोहे को दागा जाता था, मतलब उन पर भी एक चिन्ह लगाया जाता था। और सेना का निरीक्षण करना था, जिससे क्या होता था? सेना का निरीक्षण जल्दी हो जाता था। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी है। अगली टिप्पणी क्या है? रहीम पर टिप्पणी लिखिए। रहीम क्या थे? अब्दुल रहीम खाने खाना सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यह कौन थे? अब्दुल रहीम खाना जो अकबर के नौ रत्न थे, उनमें से एक व्यक्ति थे। और उनके महत्वपूर्ण नवरत्न कौन थे? तो वह बीरबल थे। वे कुशल सेनापति होने के साथ साथ, कौन? अब्दुल रहीम खाना कुशल सेनापति होने के साथ साथ क्या थे? महान कवि भी थे। उनके हिंदी दोहे आज भी भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं, रहीम खाना जी के। अगली टिप्पणी है, नानक पर टिप्पणी लिखिए। नानक पर टिप्पणी कैसे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। गुरु नानक देव कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। उन्होंने एक ओंकार, एक ईश्वर एक है, एक ओंकार का संदेश दिया और जाति पाति छुआछूत तथा ब्रह्मा अंडवरों का विरोध किया। अंडवरों का विरोध करते हुए मानवता और प्रेम का मार्ग दिखाया। क्या उन्होंने? क्या जाति पात और तथा बाह्य अंडवरों का विरोध करते हुए क्या करा? उन्होंने मानवता और प्रेम का मार्ग दिखाया। अगली टिप्पणी किस पे पूछी जा सकती है? रानी पद्मिनी पर अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो क्या थी यह टिप्पणी? चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी। चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना राजपूत महिलाओं के साथ जौहर सामूहिक आत्महत्या कर ली, मतलब उन्होंने अपने आप को आग में झोंक दिया। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों न लगने की वजह उन्होंने अपने आप को क्या? जौहर यानी आग में झोंक दिया। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी है। टिप्पणी क्या है? मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसबदारी सिस्टम अकबर द्वारा शुरू की गई यह एक प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। यह क्या? एक प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। इसमें मनसब का अर्थ पद होता था। मनसब का अर्थ क्या था? पद। यह अधिकारियों की श्रेणी, उनका वेतन और उनके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या, उनके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या, जात और सवार
निर्धारण करती थी, जात और सवार निर्धारण करती थी। अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है, खिराज पर टिप्पणी लिखिए। 8वीं टिप्पणी यह क्या थी? यह मध्यकाल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला, गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं केवल ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं से लिए जाने वाला भू राजस्व यानी लैंड टैक्स था, भूमि कर था। सामान्यतः यह पैदावार का 1/3 भाग या 1/2 भाग का हिस्सा होता था। जितनी पैदावार होती थी उसमें से 1/3 भाग लिया जाता था या 1/2 भाग खिराज को मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय उनको जाता था, दिल्ली सल्तनत को जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह उपज का 50% तक पहुंच गया। मतलब क्या है, जो यह 1/3 और 1/2 थी, यह क्या अलाउद्दीन खिलजी के समय यह जो टैक्स था यह 50% तक पहुंच गया था। अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है आपसे, ये 100% पूछी जा सकती है, इतना श्योर हूँ मैं। अभी आपको 3 पेपर और दूंगा, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या हुंडी क्या है? हुंडी क्या है? यह मध्यकालीन भारत में उपयोग होने वाला एक वित्तीय साख पत्र है। क्या? एक वित्तीय साख पत्र है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था तथा व्यापारी नगदी ले जाने के जोखिम से बचने के लिए इसका उपयोग क्या करते थे? मतलब क्या होता था, उस समय पर एक पर्चा दिया जाता था जिस पर लिखा हुआ होता था कि इतना सामान आपका यहाँ पे है, जहाँ पर भी वो जाते थे वह उस पर्चे को देते थे, इतना सामान उसके बदले में मिल जाता था। इसे एक स्थान पर जमा कर दूसरे स्थान पर भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब एक स्थान पर जमा कर दो उस कागज़ को, और दूसरे स्थान पर जो भुगतान है मतलब पैसा है वह उनको आसानी से मिल जाता था उपयोग करने के लिए। अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है आपसे, कासिम बाजार प्रणाली क्या है? कासिम बाजार प्रणाली क्या है? तो यह बंगाल में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और रेशम उत्पादन का मुख्य अड्डा था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों जैसे डच, ब्रिटिश के लिए यह एक वाणिज्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्या? कासिम बाजार। सेक्शन बी, यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह क्या क्वेश्चन है? यह क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित था, मुस्लिम और हिंदू। मुस्लिम समाज यह शासक वर्ग था। मुस्लिम समाज क्या था? शासक वर्ग था, जो अमीरों और कुलीन उलेमाओं, धार्मिक और सामान्य मुसलमानों में बटा था। विदेशी मूल के मुसलमानों को भारतीय मुसलमानों से श्रेष्ठ माना जाता था। मतलब विदेशी मुसलमानों को भारतीय मूल के, मतलब जो अपने भारत के मुसलमान थे उनसे श्रेष्ठ माना जाता था। हिंदू समाज कैसा था? हिंदू समाज जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुरीतियों से ग्रस्त था। हालांकि व्यापार और कृषि में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों की दशा क्या थी? सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा, समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था, जिससे महिलाओं की स्थिति निम्न थी। मतलब महिलाओं की स्थिति नीची थी। दास प्रथा क्या थी? सल्तनत काल में दास प्रथा का बहुत अधिक बोलबाला था। दासों का घरेलू कार्यों और प्रशासन में लगाया जाता था। दासों को मतलब घरेलू कार्य, घर के जो कार्य है, छोटे मोटे कामकाज, खाना बनाना, जैसे बावर्ची वगैरह, और प्रशासन में, सेना में, यह सेना के सेनापति होते थे कुछ इस तरह से, तो प्रशासन में इनको लगाया जाता था। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा सकता है, सूफीवाद, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। BA 5th सेमेस्टर की परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, सूफीवाद के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। सूफीवाद के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। सूफीवाद ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। धार्मिक सदैव सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवाओं पर बल दिया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां कम हुईं। सामाजिक सुधार क्या थे इनके? उन्होंने जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध किया, जिससे समाज के निचले तबके लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। जो नीची जाति के लोग थे वह इनकी ओर क्या आकर्षित हुए। अगला है संस्कृति का प्रभाव। सूफी संतों ने स्थानीय भाषा जैसे हिंदी उर्दू को बढ़ावा दिया। कव्वाली और संगीत के माध्यम से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। खानकाहों सूफी निवास में सभी धर्मों के लोग एक साथ आते थे। सभी धर्मों के लोग क्या एक साथ आते थे, जिसमें भाईचारे की भावना विकसित होती थी। प्रश्न नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के मध्यकालीन भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति ला दी थी। भक्ति आंदोलन ने क्या भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति ला दी थी। धार्मिक सरलता क्या है? धार्मिक सरलता, संतों ने जटिल कर्मकांडों के स्थान पर नाम स्मरण और सरल भक्ति को लोकप्रिय बनाया। जाति प्रथा पर प्रहार। कबीर, नानक और रैदास जैसे संतों ने जातिवाद और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। भक्ति संतों ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा में दिए, जिससे हिंदी, बंगाली, मराठी और पंजाबी साहित्य समृद्ध हुआ। सहिष्णुता इसने समाज में उदारता और सहिष्णुता की भावना पैदा की, जिससे सांप्रदायिक तनाव की कमी आई। अगला क्या है? अगला प्रश्न नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया एक भूराजस्व प्रणाली थी। मुख्य प्रावधान क्या थे इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक माना गया। निश्चित राजस्व था, फिक्स टैक्स था। सरकार कंपनी का लगान हमेशा के लिए निश्चित कर पर दिया गया, जिसमें भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। वह टैक्स फिक्स यानी एक निश्चित दिया जाएगा। सूर्य अस्त कानून, इसमें क्या था? सूर्य अस्त कानून, यदि जमींदार निश्चित तिथि के सूर्य अस्त तक लगान नहीं चुकाता, मतलब निश्चित जो डेट होती थी लगान देने की, उस समय तक उसके सूर्य अस्त होने तक वह किसान अपना लगान नहीं चुकाता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो उसकी ज़मीन या जमींदारी क्या नीलाम कर दी जाती थी, उसकी बोली लगा दी जाती थी। इसका प्रभाव क्या था? इससे कंपनी को निश्चित आय होने लगी, लेकिन किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और वे अपनी भूमि पर मजदूर बन रह गए। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था।
दिल्ली सल्तनत में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। राजस्व व्यवस्था कैसी? सुल्तानों ने लगान वसूलने के लिए इक्ता प्रथा का प्रयोग किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% तक खिराज कर के रूप में वसूलना शुरू किया। व्यापार और वाणिज्य इस काल में शहरीकरण बढ़ा और व्यापार के नए केंद्र विकसित हुए। आंतरिक व्यापार के साथ साथ अरब और मध्य एशिया के साथ साथ विदेशी व्यापार भी उन्नत हुआ यानी विकसित हुआ। मुद्रा प्रणाली कैसी थी? इल्तुतमिश ने टंका, चांदी और जीतल तांबे की जैसी सिक्के चलाए, जिससे व्यापारिक लेन देन आसान हुआ। टंका कैसी थी? टंका चांदी की थी और जीतल तांबे की थी। और सिंचाई कैसी थी? फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक ने नहरें बनवाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए। अगली है 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है? स्थायी बंदोबस्त क्या थी? स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी यह क्या थी? कॉर्नवालिस द्वारा, ये दोबारा रिपीट हो गया, क्वेश्चन ऊपर आ गया था। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में यूरोपीय बैंकिंग के प्रारंभ का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारत हमारे इंडिया में यूरोप से आए बैंकों का उनका जब प्रारंभ कैसा था उनको बताना है। भारत में आधुनिक या यूरोपीय बैंकिंग का उदय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और व्यापार विस्तार के साथ हुआ। प्रारंभिक चरण क्या था? 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय व्यापारिक द्वारा एजेंसी हाउसों की स्थापना की गई जो बैंकिंग का कार्य भी करती थी। कौन करती थी? हाउसों एजेंसी। पहला बैंक भारत में आधुनिक पद्धति का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1717 में खुला था, जो कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया। प्रेसिडेंसी बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुए। बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों का विलय कर दिया गया और इन तीनों को विलय करके क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इनका विस्तार क्या था? इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश व्यापारिक हितों की रक्षा और मुद्रा का प्रबंधन करना था। बाद में 1921 में इन्हें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेक्शन सी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। क्या है? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत 8वीं से 16वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा हुई थी, जिसे बाद में रामानंद, कबीर और नानक जैसे संतों ने उत्तर भारत में फैलाया। प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम। भक्ति मार्ग में कर्मकांडों और बलि के स्थान पर ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण पर बल दिया गया था। जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने। संतों ने मनुष्य की समानता का प्रचार किया और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया। गुरु का महत्व। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन को अनिवार्य बताया गया। क्षेत्रीय भाषा। संतों ने संस्कृत के बजाय आम बोलचाल की भाषा जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी का प्रयोग किया ताकि सामान्यतः जनता उनसे जुड़ सके।
प्रमुख धाराएं क्या थी इसकी? प्रमुख धाराएं थी सगुण धारा। सगुण धारा, इसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी। इसमें क्या? ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी। जैसे तुलसीदास राम भक्ति और सूरदास कृष्ण जी की भक्ति करते थे। निर्गुण धारा क्या थी? निर्गुण धारा थी। निर्गुण धारा, इसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता था। इसमें क्या? ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता था। उसमें साकार रूप से पूजा की जाती थी। जैसे कबीर और गुरु नानक समाज पर जैसे कबीर और गुरु नानक जी, समाज पर क्या प्रभाव रहा इसका? भक्ति आंदोलन ने समाज में सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। इसने हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त बुराइयों को कम किया और इस्लाम व हिंदू धर्म के बीच एक सेतु का कार्य किया। एक सेतु यानी एक पुल यानी एक बांध का कार्य किया। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रार्थना समाज में कार्यों का प्रकाश डालिए। कार्यों पर प्रकाश डालिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। हालांकि इसे वास्तविक पहचान और शक्ति महादेव गोविंद रानड़े के जुड़ने के बाद मिली। प्रमुख कार्य क्या और इसके उद्देश्य क्या थे? इसका प्रमुख कार्य था, प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सामाजिक और सुधार करना था। इसके कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु क्या है? धार्मिक सुधार। इन्होंने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया और मूर्ति पूजा व निरर्थक धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। इनका मानना था कि धर्म को अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। जाति प्रथा का विरोध। दूसरा बिंदु, प्रार्थना समाज ने जाति पाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और सहभोज को प्रोत्साहित किया ताकि समाज में समानता आ सके। स्त्री शिक्षा। महादेव गोविंद रानडे और अन्य सदस्यों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया। इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। अगला बिंदु था विधवा विवाह। समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रार्थना समाज ने विधवा संघ की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया। बाल विवाह का विरोध मतलब जो बचपन में विवाह किए जाते थे। इन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार किया और बाल विवाह की आयु बढ़ाने की मांग की। इसका निष्कर्ष क्या रहा? इसका निष्कर्ष, प्रार्थना समाज ने पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपराओं के बीच संतुलन बनाकर महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में आधुनिकता की नींव रखी। इसने शिक्षा और सेवा के माध्यमों से दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति पर विवेचना कीजिए। 12वीं शताब्दी का उत्तर भारत सामंतवादी व्यवस्था और राजपूत संस्कृति के प्रभाव में था। जाति व्यवस्था समाज हिंदू धर्म के चतुवर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र में विभाजित था, लेकिन इस समय तक उपजातियों का प्रभाव बढ़ गया था। कायस्थों का उदय एक प्रमुख कायस्थों का उदय एक प्रमुख प्रशासनिक वर्ग के रूप में था। जो भी मतलब कार्य थे उनके, जो उनका निर्णय लेने का या बनाने का, किसी कार्य को करने का जो निर्णय था वह किस पर? एक प्रशासनिक वर्ग के रूप में हुआ था। स्त्रियों की जो स्थिति थी क्या? उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, लेकिन सामान्यतः समाज में सती, बाल विवाह और प्रथा
जौहर जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं, पर्दा प्रथा भी व्यापक नहीं थी। पर्दा प्रथा जो थी अभी तक व्यापक नहीं थी। सामंतवाद समाज का नेतृत्व राजपूत राजाओं और सामंतों के हाथ में था। वीरता और मर्यादा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जिसके कारण अक्सर छोटे राज्यों के बीच युद्ध होते रहते थे। अगला था शिक्षा और धर्म। हिंदू धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र थे। समाज पर ब्राह्मणों का गहरा प्रभाव था। प्रश्न नंबर 13 क्या है? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो यह क्या था? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना थी। उत्पत्ति इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर और नयनार संतों द्वारा हुई, जिसे बाद में रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। दो धाराएं, सगुण और निर्गुण, जो ईश्वर को साकार रूप से पूजा करते थे, और निर्गुण कौन थे? जो ईश्वर को क्या नकारात्मक या निराकार मानते थे, ईश्वर की उपासना करते थे, जैसे कबीरदास जी, जैसे गुरु नानक जी। इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? मुख्य सिद्धांत थे ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेम, समर्पण पर जोर, जाति पाति का विरोध, कर्म कांडों की बजाय सरल भक्ति मार्ग और स्थानीय भाषाओं में उपदेश। महत्व क्या था? इसने हिंदुओं मुसलमानों के बीच समन्वय पैदा किया और समाज में दबे कुचले वर्गों को धार्मिक मुख्यधारा से जोड़ा। प्रश्न नंबर 14 है इसमें ही। प्रश्न नंबर 14 क्या? ये पूरा पेपर था आपका। 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार ने रेलवे की समीक्षा। भारत सरकार की रेलवे नीति की समीक्षा कीजिए। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में रेलवे का विकास प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक लाभ के लिए किया गया। आरंभ 1853 में डलहौजी के काल में पहली रेल चली। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना और ब्रिटिश सेना की गतिशीलता को बढ़ाना था। गारंटी प्रणाली क्या थी? यह निजी ब्रिटिश कंपनियों को निवेश पर 5% मुनाफे की गारंटी दी गई, जिसका बोझ भारतीय करदाताओं पर पड़ा। आर्थिक प्रभाव क्या था? रेलवे ने भारत के भीतर बाजारों को ब्रिटेन के कारखानों से जोड़ दिया, जिससे भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और भारत एक कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। भारत क्या बन गया? कच्चे माल का निर्यातक बनकर, यानी इंपोर्टर बनकर रह गया। सकारात्मक पक्ष क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे ने भारतीयों के बीच भौगोलिक दूरियां कम की, जिससे राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न समाप्त है यहीं पर। मतलब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं अभी 3 पेपर और लाने वाला हूं और एक पूरी मैराथन लेने वाला हूं, जिससे आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी इन्हीं वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।